मेरे कल्चर में महाभारत और रामायण बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। अब वो जो जिद थी, जो सपना आपकी आंख पे था, तो दूर तक आपको ले गया। हर एक्टर का एक ईगो रहता है ना, एक जीत था मेरे अंदर, क्योंकि मैं करके दिखाना है। हर एक्टर को मैं समझाता हूँ कि तुम्हारे रोल को समझो, तुम्हारा जो ग्राफ को समझो। बच्चों को बताता हूँ कि थिएटर ऐसी चीज है, जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। तुम जिंदगी को समझेगा ही नहीं तो करेगा एक्टिंग क्या। हम लोग जागना पड़ेगा, और मेरा जिंदगी का एक है कि नॉलेज होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। हम नहीं जागेंगे तो हम इंडिया नहीं जागेगा। हमको एकजुट होकर हमको उसके खिलाफ रहना पड़ेगा। नमस्कार। सांस्कृतिक संवाद की श्रृंखलाबद्ध कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, और हमारे साथ इस संवाद में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं देश के अग्रणी रंगकर्मी, और रंगकर्मी होने के साथ साथ जिस तरह से अपने अंचल, अपनी सरजमी की लोक परंपराओं में गहरे तक रच बस कर आधुनिक रंगमंच पर अपने हस्ताक्षर करने वाले ऐसे सशक्त अभिनेता निर्देशक श्री जॉय उपस्थित हैं। नमस्कार जॉय जी, आपका वीर भारत न्यास की ओर से आयोजित इस अपार श्रृंखला में, इस बातचीत में, इस बैठक में जिन्हें हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। बातचीत करें हम जॉय से, उससे पहले मुझे याद आता है कि रंगमंच पर पड़े पर्दे की तरह कौन जानता है कि रात के काले पर्दे के पीछे कल कौन सा दृश्य खुलने वाला है। इससे पहले कि पर्दा खींचने वाले लड़के की तरह सूरज सारे राज खोल कर रख दे, आओ हम सब अपनी अपनी कल्पनाओं के ऊंचे से ऊंचे सपने बुनें। शायद कुछ सपना सच हो जाए। ऐसे ही सपने के साथ जीने वाले जॉय हैं, जिन्होंने रंगमंच पर रहना ही गवारा किया और रंगमंच को एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप के रूप में अपनाया। तो जॉय जी, आप उस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जब आप खुद एक हिस्सेदार बने हैं महाभारत फेस्टिवल के, महाभारत उत्सव के। 9 दिनों तक ये उत्सव अबाध रूप से जारी है, और आप उसमें धर्मवीर भारती की कालजयी कृति अंतायुग के मंचन के लिए आए। तो सबसे पहले तो आपकी इस उपस्थिति का स्वागत है। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम महाभारत और अंतायुग पर फोकस हों, पहले जाएं कि जॉय के जीवन में थिएटर कब आया, कैसे आया, और फिर कैसे आपने सोचा कि बस जिंदगी तो इसी रास्ते पर आगे बढ़ा ली। बेसिकली मेरे फादर एक्टर था। मैं बचपन से थिएटर में अच्छी तरह मैं देख रहा हूँ रिहर्सल, पर मुझे लगा ही नहीं था कि मैं थिएटर करना है। मैं फुटबॉलर था। फुटबॉल मैं 1996 तक स्टेट लेवल में खेला, तो मुझे थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, तो फ्रैक्चर आ गया लेग में। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्टिंग में चला जाता हूँ, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्योंकि फुटबॉल में तो बस खेल नहीं सकते। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर ने बोला, तुम हाइट भी नहीं है, तुम्हारा शक्ल भी नहीं है, और तुम कैसे जाओगे थिएटर। मैंने बोला एक्टिंग करूँगा। तो एक्टिंग में तो न तुम्हारा शक्ल में तो नहीं है। तो एक जीत था मेरे अंदर, क्योंकि मैं करके दिखाना है। क्या बात। तो मेरे फादर ने मैं मना कर दिया, तो मैं थिएटर में ढूंढने चले गया। तो मैं सबसे पहले फिल्म में, मणिपुर फिल्म में ज्वाइन किया। 2-3 साल मैंने थिएटर का फिल्म करने के बाद जो एक गुरु है दिया, उसने एक थिएटर बताया कि वो 6 महीने करके आ जाओ, तुमको अच्छा रोल दूंगा। तो इसके बाद मैं क्या कि क्रू मेंबर था, सामान उठाना, ये करना, वो करना, वही कर रहा था। उसके बाद उसने पूछा कि तुमको क्या करना है, एक्टिंग करना है और इसमें खुश है। मैंने बोला एक्टिंग करना है। तो तुम थाली उठाने से तुमको थोड़ी एक्टर बनने जा रहा है, वहाँ करो, जाओ। वहाँ चले गए थिएटर। मुझे लगा कि मैं जो चाहिए, मुझे जो मेरे अंदर में जो चल रहा है, ये तो थिएटर ही है। वाह, क्या बात। तो मैं फिल्म भी मैंने भी किया, हिंदी फिल्म भी किया, पर मुझे लगा कि वो नहीं है मैं जो चाहिए। ये जो खुद को पहचानने की बात है, और वो जो पता चल जाए कि चेहरे भीतर तो दरअसल ये है। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मेरा गुरुजी ने बोला, तुम ठीक से मेहनत कर रहे हैं। तो 2005 में उसने बोला कि NSD अप्लाई करो। मैं 7-8 ईयर्स, मतलब अराउंड 10 ईयर्स के करीब मणिपुर में मैंने थिएटर और फिल्म किया। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि थिएटर करो, NSD अप्लाई करो। NSD मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया। वाह। तो 2005 से 2008 तक मैंने NSD पढ़ाई किया।
वो मेरा अंदर, मैं एक्टर बनने के लिए ही आया था दिल्ली, मुझे एक्टर बनना है, पर वो लोगों ने बोला कि तुम डिजाइन और डायरेक्शन में ले लो क्योंकि तुम्हारी भाषा ही नहीं है। मैंने बोला भाषा सीखने थोड़ी आया हूँ मैं, मुझे एक्टिंग सीखना है, मुझे चाहिए एक्टिंग। तो लोगों ने बोला तुमको रोल नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं मैं सीख लूँगा। तो ये फैकल्टी ने भी बोला था तुमको डिजाइन और डायरेक्शन जाना चाहिए। ये फैकल्टी कौन कौन थी उस वक्त? कोई बहुत सारा अनुराधा कपूर, कृति जैन, उस समय, इस जमाने के समय की बात कह रहा हूँ। पर मैम बहुत अच्छा गाइड किया मैम ने कि अनुराधा कपूर ने कि तुमको तुम्हारे मन से पूछो तुमको कैसे क्या चाहिए, लोगों ने बोलने से मत करो। अभिनय की अपनी भाषा होती है, उसको बाकी भाषा से जरूर। राइट। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं एक्टिंग ही लिया और लीड रोल भी और किया, और उसके बाद और लोगों ने बोला यार तुमने तो बदल दिया। तो यार NSD रेपर्टरी में फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया 2008, 2013 तक मैंने किया। तो लंदन में मुझे लंदन जाना था, तो मुझे चाहिए था पढ़ाई के अलावा मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से हूँ। मैंने बचपन से वार को देख कर आया हूँ। मैं जब पैदा हुआ 1976, मणिपुर का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। मतलब रोज़ अगर गोली नहीं चलता तो ऐसे, आज नहीं चला तो ऐसा लगने लगता था कि कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि बंदूक की आवाज़ रोज़ सुनता था, बम ब्लास्ट होता था हमारे आंखों के सामने। तो इसलिए क्या हुआ कि वार ने हमको क्या क्या हुआ है, क्या दिया है, मुझे पता है। वो सारी स्मृतियां आपके भीतर। राइट। लोगों ने मुझे, मेरा नाटक को देखकर लोग बोलते हैं, क्रिटिक बोलते हैं, दिल्ली में भी अभी मैंने नाटक किया कि एंडलेस नाइट, टोटल एंटी वॉर है, तो उसमें भी उन लोगों ने बोला तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे नाटक में इतना दुखी क्यों है, और मैंने बोला वही तो मेरा अंदर है। ये जो मणिपुर की स्मृतियां आप बचपन की लेकर आए, ऐसा कहते हैं कि बचपन में बहुत सारी कुछ छापें ऐसी पड़ जाती हैं जो पता नहीं कब जीवन में आगे जाकर एक अलग तरह से चमकती हैं, और वो आपके क्रिएशन का हिस्सा बनी। जी भैया, क्या जबरदस्त है ये। जी, आप ने चूंकि खुद एक अभिनेता बनना चाहा, तो बताइए कि कौन से ऐसे माइलस्टोन आपके नाटक हैं, मील का पत्थर जिन्हें कहा जा सकता है, जिसमें आपको लगता है कि एक्टिंग करके लगा कि वाकई ये भीतर का जॉय इसमें निकल के आया ठीक से? बहुत सारा नाटक है वो तो मैंने किया, और ये रशिया से एक डायरेक्टर था, उसके साथ मैंने काम किया, तो उसमें एक लीड रोल भी किया। तो मुझे लगा कि यार मैंने कुछ किया। तो बहुत सारे प्लेस है, जैसे कि मैं जो अनुराधा कपूर जी का नाटक विरासत, मैंने दादी का रोल किया। अच्छा। तो दादी का रोल करते वक्त मुझे लगा, मुझे बहुत नाराज था मैम से कि वाई मैं दादी का रोल क्यों दिया, डायलॉग है ही नहीं और मुझे क्या करना है। तो उस वक्त लोगों ने, मतलब रेपर्टरी में थोड़ा सा एक बना दिया था कि ये अच्छा एक्टर है। तो अंदर में रहता है ना ईगो, हर एक्टर का एक ईगो रहता है ना, कुछ लोगों ने बोल दिया अच्छा एक्टर है और मुझे दादी दे दिया। तो मुझे लगा यार मैम ने गलत कर दिया। तो उस वक्त मुझे लगा दादी करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक आया, प्रोसेस शुरू हो गया। 10-15 दिन के बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ जीना कैसा है, स्टेज में कुछ नहीं करना है, मुझे जीना है। तो उसके बाद हर एक्टर को मैं समझाता हूँ कि तुम्हारे रोल को समझो, तुम्हारा जो ग्राफ को समझो, उस जगह में एक चीज ऐसा होगा कि हुक होगा, वहां से सब कुछ मिल जाएगा तुमको। तो इसलिए मैंने दादी में एक सीन है उसमें मिला। तो अनुराधा कपूर मैम, जो मैं एक्सप्लोर कर रहा होता था, अस्तुदेव लोगों को लेकर आता था, डिजाइनर को, लोग इस एक्टर उसने एक्सप्लोर कैसे करता है, तो रोज अलग अलग स्टूडेंट्स लेकर आता था। तो उसके बाद मुझे लगा मैं सही तरीके से चल रहा हूँ। वाह। ये मणिपुर का बचपन, घर की अपनी परिस्थिति, और आपने कहा कि बड़ी माली हालत आपकी ठीक नहीं थी उतनी जितनी की होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी चूंकि सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी, अब वो जो जिद थी, जो सपना आपकी आंख पे था, तो दूर तक आपको ले गया। तो इसमें थिएटर ने, मुझे लगता है कि लड़ने में भी आपको मदद की, क्योंकि थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ से व्यक्तित्व को निखारने की और एक भीतर हौसला अर्जित करने की शक्ति थिएटर देता है। क्या आप ये मानते हैं? जरूर। मैं बेसिकली मैंने जो जिंदगी में जो दिया है थिएटर नहीं दिया। मैं सबसे ज्यादा जिंदगी को समझना,
मेरे पास हर 3 महीने में 20 बच्चे आते हैं ऑल ओवर इंडिया से पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा। तो मैं लोगों को, बच्चों को बताता हूँ कि थिएटर ऐसा चीज़ है, ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। तुम ज़िंदगी को समझेगा ही नहीं तो करेगा एक्टिंग क्या? वाह। तो ज़िंदगी में समझने में सबसे ज़्यादा मेरा एक गुरुजी है थिएटर को, और गुरुजी जो है ज़िंदगी को समझाने के लिए, उसने इतना कोशिश किया मुझे, तुम बुद्धू हो, ये हो, तो ये तुम ये करना नहीं आता, ये समझ नहीं आता। पर मुझे लगा कि यार थिएटर से ज़िंदगी से क्या लेना देना है, मुझे तो एक्टिंग करना है। तो उस वक्त जो सनकायवतमी गुरु सनकायवतमी 19 वो जब पास आउट हो रहे थे NSD 1976 में पास आउट हो रहे थे जब मैं पैदा हुआ था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो गुरु है, उस गुरु की वजह से मुझे आगे जाने में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मदद मिला। ये जो आत्मविश्वास आपने अर्जित किया, जो सीखें आपको मिली, जाहिर है कि जब खुद एक डायरेक्टर के रूप में जब आपने अपने नाटकों में काम करना शुरू किया, या नाटकों को जब आपने इस तरह से आपके प्रयोग के साथ में रचने की कोशिश की, तब कई सारे नाटक आपके पास आए और आपने उनमें काम किया, करवाया अनुभव से। लेकिन अभी अभी ताज़ा रेफरेंस जो है वो आपका धर्मवीर भारती के अंतयुग से जुड़ता है, और आप महाभारत के उत्सव में वो एक जो इसको टाइमलेस क्रिएशन बोल सकते हैं, वो धर्मवीर भारती का अंतयुग आपको किस तरह से बीट हॉर्न करता रहा कि नहीं ये मुझे करना चाहिए? कब सूझा आपको ये? मैं 19 समथिंग मुझे लग रहा है 2001 में एक डायरेक्टर था, उसने अंधायु किया था, मैंने एक्टिंग किया था। NSD आने के पहले मैंने अश्वत्थामा किया। तो मुझे वो इनका अपना वे है जो करने का तरीका अलग है। पर मैं ये करने के पहले 2015 में लंदन से वापस जब आया था, उस वक्त मेरे दिमाग में आया था मुझे अंधायु करना है। तो मणिपुर में उस वक्त भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वॉर बड़े बड़े लोगों को तो कुछ हो नहीं पाता, हम मरता है, हम लोग ही मरता है। और मतलब मान लो कि मैं किसी को मैं वो दोष नहीं दे रहा हूँ, पर हम बस एक काउंट करता है नहीं करते पता भी नहीं है, मरता तो हम, तो हमको समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के एक नाटक मैंने शुरुआत में पहला डायरेक्शन किया 9 डेज न्यूज़पेपर। मैंने वही कहा कि हम लोग जागना पड़ेगा। किसी NGOs आएंगे, किसी पॉलिटिशियन आएंगे तो तुमको जागो, इसके खिलाफ में लड़ो, वो ज़रूरत नहीं है। तुमको समझना पड़ेगा, तुमको जागना पड़ेगा, उसके बाद हम एवरीथिंग रोक सकता है। तो मणिपुर में मैंने मणिपुरी लैंग्वेज में किया। तो इसके बाद ये मेरे दिमाग में आया था ये करना है, अंधायु करना है। मैंने मेरे नाटक में आप आज तक देख लीजिएगा, मेरा एवरीथिंग तो टोटल एंटी वॉर हूँ मैं। क्या बात है, वाह वाह। और मेरा जिंदगी का एक है कि आम लोग हमको ये पढ़ाई देना पड़ेगा, नॉलेज होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। हम नहीं जागेंगे तो हम इंडिया नहीं जागेगा, हम जागना पड़ेगा। जो वार उस समय में लड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, हमारे हाथ में, हमको एकजुट होकर हमको उसके खिलाफ रहना पड़ेगा। जी जी, शांति महत्वपूर्ण है जी। ये वार जो है सारी शांति भंग करता है, और अंतयुग दरअसल मैसेज क्या देता है? मैसेज तो आपने क्या उसमें से उपाया? सबसे ज्यादा मैंने लास्ट सीन में जो दिया है कि जो धर्मवीर भारती ने जो लिखा उसमें तो एंटी वार है, टोटल एंटी वार है। तो पर मैंने ये समझा, मैंने लास्ट में जो दिखाया कि मैं एक बार देख धर्मवीर जो दुर्योधन जब मरता है तो इतना लंबा कपड़ा से मेरे नाटक में ढकता है, जो है हम आम लोग हैं। ऐसा जो शब्द है, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ इसलिए ये मैं बोलने जा रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है, कुत्ते की तरह पड़ा रहता है। तो उसको टूटा हुआ रथ में लेकर जाता है, वो दफनाने जा रहे हैं या जलाने जा रहे हैं पता भी नहीं। उन जो बड़े बड़े लोगों के इसमें आरती करता है, सब कुछ करता है, पर उस वार में कितने लोग मरा है उसमें किसी का भी नाम नहीं है, पर जो बड़े बड़े लोग मरते हैं उसका तो नाम है। तो मरते तो हम है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम जरूरत है, मरते तो हम है।
जो काउंटेबल जो काउंट जो करेंगे बड़े बड़े लोगों में से 4-10 गुना 100 हो सकता है, लाखों में जो मर रहे हैं उसका तो कोई हिसाब हिसाब नहीं है, सब कोई नोटिस नहीं है। तो वही है, हम मरता है हम, बस वही है। मैं बिल्कुल। और देखिए धर्मवीर भारती ने इसको जब लिखा, लेकिन उसके बाद से लगातार रंगमंच, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो या कोई और रीजन का हो, लेकिन ये अंधा युग जो है वो हर भाषा में खेला गया, हर रीजन से खेला। तो इस तरह से जो कालजयी कृतियां होती हैं वो हमेशा एक शाश्वत आवाज बनती है। ये जो आपने सोचा, आपने सोच लिया, आपको कथानक अच्छा लगा और आपके एंटीवार के खिलाफ आपने काम किया, लेकिन जॉय ने जब अपनी शैली जब बनाई, आप जो कि मणिपुर से चलकर आते हैं और हिंदी थिएटर की आपने तालीम भी ली है, तब ये दोनों ही शैलियों को मिलाकर काम किया आपने, या इसको केवल हिंदी रहने दिया, या इसमें मणिपुरी कल्चर से जो आप लेकर आए थे उसको भी कहीं कुछ रखा? इसके लिए मेरा थिएटर में थोड़ा सा अलग है कि मैं उसके खिलाफ हूँ जो बोलने जा रहा हूँ कि मैं किसी भी एक कल्चर से एक फॉर्म को लेकर मैं एडिट नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब मैं क्रिएटिव नहीं, तो क्रिएशन का मतलब है एक काइंड ऑफ परफ्यूम है, जो फूल का पत्ते का खुशबू तो रह जाता है पर पत्ते का है ढूंढ नहीं पाता। क्रिएशन मतलब वही है। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो आपने मार्शल आर्ट भी डाल दिया, रास भी डाल दिया, पर मार्शल आर्ट को इस फॉर्म से लिया है, पता चल गया, तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। ऐड करना नहीं चाहिए, आपको कौन सा फॉर्म ले रहे पता चलना नहीं चाहिए। जो ऑडियंस एवरी टाइम वो नया चाहते हैं, फ्रेशनेस चाहते हैं। जो देखा हुआ चीज है वो क्रिएशन नहीं है। आप थिएटर कहाँ मरेगा कि हम एक जैसे ही करते रहेंगे तो मरेगा। हम एक काइंड ऑफ न्यू लैंग्वेज ढूंढना पड़ेगा। सोशल एवरी टाइम चेंज हो रहा है, तो उस चेंज के साथ आपको नया लैंग्वेज ढूंढना पड़ेगा, नया तरीका ढूंढना पड़ेगा बात करने के लिए। यंग जनरेशन इतना चेंज हो गया, उसको सोच चेंज हो गया, करने का तरीका चेंज हो गया, तो इसका मतलब है आपको इस फॉर्म को भी आप चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कहने का ये है कि रंगमंच के सामने या रंगकर्म के सामने अब ये चैलेंज है कि आप उठाएं चाहे हमारी उन बेसिक स्टोरीज को, लेकिन कहे नए ढंग से। वापस ये जो नए ढंग से कहने की जो बात है, उस भाषा को हमें आज के समय में समझने की जरूरत है। जी। और बहुत बारीक से फर्क को मिटाकर और उसको इस तरह से प्रयोग करें कि वो उस कथानक के साथ लयबद्ध होता हो। जरूर जी। इसके कितने मंचन हो गए? ये 51 हो गया। हाँ, 51। जी। तो ये चूंकि अलग अलग जगह गया, तो अलग अलग जगह की जनता ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया? ये इस शो ने मुझे सब कुछ दिया, इज्जत दिया, नाम दिया, पैसा दिया, और ऑडियंस भी केरला उसमें हिंदी भाषा नहीं जानता। ऐसा पागल की तरह हमारे ऑडियंस के एक्टर और डायरेक्टर के ऊपर टूट पड़ते, बात करते, ये करते, बहुत अच्छा लगा, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया, मैं 2 बार स्ट्रगल किया भाषा। हिंदी जब मैं NHD में जब आया था, मुझे हिंदी आता ही नहीं था, और मैं लंदन जब गया उनका एक्सेंट पकड़ नहीं पाया। अच्छा। तो उसके बाद मैं बोल सकता हूँ पर मुझे एक्सेंट पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो दो भाषा मैंने डेवलप करने की कोशिश किया, इसकी भाषा का मतलब ना हो, डिपेंडेंट ना हो, एवरीबॉडी देखे उसको समझ सके। क्या बात है। तो उसी तरह से मैंने भाषा जो इम्पोर्टेंट जगह एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए रखा हुआ लैंग्वेज है। तो अगर लैंग्वेज उसको कम्युनिकेट अगर कर रहा है तो मिनिमम कम्युनिकेट कर जरूरत है उसको कर। उसके अलावा अगर दिखा रहे हैं तो बोलो मत, बोल रहे हैं तो दिखाओ मत। हाँ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जॉय जी, आप महाभारत के इस फेस्टिवल में आए और कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या आपने इसके पहले ऐसा महाभारत पर एकाग्र इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ी गतिविधि कोई देखी? बिल्कुल नहीं। ये सोच लाया गया इंडिया में सबसे अच्छा है। जो रामायण और महाभारत से कौन से इंडिया की कॉर्नर में जुड़ता ही नहीं है। मैं मणिपुरी हूँ, मणिपुरी होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर में हिंदुइज्म बाद में आया गया।
तो मैं मीतई हूँ, मीतई में भी कुछ लोग हिंदू है, कुछ लोग मीतई है, तो मैं मीतई हूँ। अच्छा। तो मेरा फादर मीतई है, मेरी माँ हिंदू है। हाँ, तो मणिपुर में तो लव मैरिज होता है, तो दोनों ने प्यार किया, शादी किया, तो इसलिए मेरे कल्चर में महाभारत और रामायण बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो मैंने पढ़े ना पढ़े तो बचपन में बच्चों को पूछ लेंगे तो समझ में आए, क्योंकि हमारा एक कोई अगर मर गया तो कुछ दिनों के लिए महाभारत और रामायण को एक जो बैठे बैठे कहानी सुनाया जाता है। अच्छा। तो उसकी वजह से हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घुस जाता है रामायण और महाभारत। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए क्या है कि इसलिए मणिपुर में मणिपुरी लोग रामायण और महाभारत से बहुत उतना दूर नहीं है, बहुत ज्यादा नजदीक है। हाँ। देखिए जॉय जी, आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जैसे कहा आपने कि रामायण और महाभारत, मुझे तो लगता है कि भारत की हड्डियों में दरअसल ये दो बिल्कुल 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 वही कह रहे हैं। की पूरी हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो कलारूप हैं, उसमें कृष्ण हैं और उसमें राम है, यानी कृष्ण की गाथा और राम की गाथा, जिसमें बाकी बहुत सारे पात्र मिलते हैं उसमें। आज महाभारत और रामायण या रामचरितमानस, अगर इनको मैं केवल सनातन में रिड्यूस होकर ना देखें, सनातन शब्द भी भारत का अपने एक आदर्श बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन फिर भी अगर मान के चले कि चलिए इसके आसपास बहुत सारी चीजों को लेकर बहस मुबाहिस छिड़ते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लिए शाश्वत ग्रंथ, दुनिया के लिए और क्या इसको नई पीढ़ी तक लगातार पहुंचाना जाना चाहिए? पीढ़ी नहीं, ये तो हम लगातार कोशिश करना चाहिए, ये हमारा रूट्स है। इसको अब हम छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको हमारे बच्चों तक बच्चों को उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझाना चाहिए। ये हमारे कल्चर इतना कनेक्टेड है, एवरीथिंग देखिए, सबसे ज़्यादा आपको ये गीता पढ़ोगे, गीता पढ़ने के बाद क्या नहीं है, तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम से कम आपके बच्चों को रामायण और महाभारत के बारे में तो आपको बच्चों को शेयर करना चाहिए। ये पढ़ो, जरूर पढ़ो, समझो, क्योंकि ये समझने के बाद हमारा कल्चर समझ में आएगा, हम कौन है समझ में आएगा। नहीं, अभी भी ऐसा तो लगता है पूरी तरह से तो सब कुछ नष्ट नहीं हो गया है, अभी भी कोई नमी जड़ों में बाकी है। बिल्कुल पे, और जब हम उस नमी के पास जाते हैं तो फिर हरा भरापन हमारे भीतर हम महसूस करते हैं। जरूर। मैं बातचीत को इस नोट पे खत्म करूंगा। हमारे शायर हैं, बहुत ही मकबूल शायर है आलोक श्रीवास्तव से, और वो कहते हैं कि मुझमें नमी के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, बहते दरिया के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, आए थे मीर रात ख्वाब में डांट कर गए, क्या तहजीब के नाम पर कुछ भी न रहा। ये जो सवाल है कि क्या तहजीब के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, नहीं, तहजीब के नाम पर बहुत सारा अभी भी बाकी है। लेकिन जॉय जैसे कलाकार जब सामने आते हैं और इतने सारे दर्शक जब उनके इस नाटक के आसपास उमड़ कर घुमड़ कर आते हैं और नाटक के बाद देर तक उनके साथ बातचीत करते हैं, बधाइयों का तांता लग जाता है, तब फिर एक उम्मीद हरी आती है, नहीं सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जॉय साहब, आप इस उम्मीद के साथ बने रहें, पर आप आए, बातचीत में आपने हिस्सा लिया, इतनी सारी बातचीत आपने शेयर की साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया।